हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो टॉपिक डब्ल्यूटीओ था वो आपका पेंडिंग रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें था डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। इंडिया के अंदर डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको डब्ल्यूटीओ के इंडिया में आने की वजह से, और क्या उसकी कमियां हैं, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या हमारी जो डब्ल्यूटीओ की कमेटी है वो प्रोग्रेस कैसे करती है। एक इसमें थोड़ा सा और है, चैलेंज बिफोर द डब्ल्यूटीओ कौन कौन से हैं, और दोहा कॉन्फ्रेंस कौन सी है, डिफरेंस बिटवीन गेट और डब्ल्यूटीओ क्या है। तो कहता है इंडिया जो है सबसे फाउंडर मेंबर है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस टाइम हमारा डब्ल्यूटीओ बना था उसी टाइम इंडिया ने भी एज अ रोल प्लेइंग उसमें किया था। तो कह रहा है कि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन ट्रेड करने वाली एक कंट्री है डब्ल्यूटीओ के अंदर। उसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले है कि जो डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कहता है ये जो डब्ल्यूटीओ है उसके अंदर जितने भी फार्मर्स वगैरह हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं जो वो सीड्स वगैरह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, या जो फार्मर्स हैं आपके वो पे करते हैं ह्यूज अमाउंट में एमएनसीज को, जो आपकी ब्रांडेड सीड्स वगैरह हैं या जो आपकी फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, या जितने भी आपके बिग फार्मर्स हैं वो अलोंग करते हैं एडवांटेजेस कॉस्ट वगैरह को, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को, जिसकी वजह से इसमें बेनिफिट जो है, एक तो इनकी सब्सिडी जो है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स वगैरह आप इंपोर्ट करते हो वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरा जो आपके प्लांट ब्रीडिंग्स जो है वो भी नहीं हो पाती है। दूसरा वो कहता है लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी इसमें लॉस हो जाता है। जो भी आपकी, क्योंकि ज़्यादातर जो है एमएनसीज वगैरह होती हैं उनको ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको फ्री एंट्री दे दी जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी खुद की कंट्रीज़ की जो हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। उसके अलावा जो पेटेंट्स ऑफ द इंडिया हब्स वगैरह हैं जो फ़ॉरेन कंपनीज़ के हैं उनको भी यहाँ पर नुकसान होता है, जैसे कि हल्दी है, नीम है, या तुलसी है, या बासमती राइस वगैरह है। जो इंडिया के प्रॉपर पेटेंट्स हैं वो भी अमेरिकन कंपनीज जो है वो, जैसे पेटेंट्स हल्दी 1995 है, या इंडियन चैलेंज ऑफ डब्ल्यूटीओ कैंसिल करके उसको वो कन्वर्ट कर लेती हैं उन पेटेंट्स को, ठीक है। मतलब उसी राइस को वो दूसरे नेम से जैसे सेल करना शुरू कर देती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पेटेंट्स ऑफ इंडिया हब्स वगैरह हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। वो एक डिसएडवांटेजेस है। इफेक्ट्स ऑन प्राइजेस, जो आपके पेटेंट्स कॉमनली प्रोड्यूस है जैसे मेडिसिन हैं, फूड ग्रेन्स हैं, केमिकल्स वगैरह हैं, वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जो आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके उस पर बेसिस पर। लेकिन जो प्राइजेस हैं वो रिजल्ट्स ऐसा हो जाता है कि कई बार प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एक बेसिकली कंज्यूमर्स है उसको इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। उसके बाद है इंक्रीज लेटिगेशंस कॉस्ट, जो आपकी लेटिगेशन कॉस्ट है वो भी बेसिकली आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मीन जो आपकी डिफ़िकल्टीज आती हैं प्रूव करने में, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉपिंग केसेस वगैरह हैं, या वेस्ट ऑफ द टाइम है, या मनी है, या आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दिस करते हैं, तो कहते हैं इन बेसिस पर भी काफ़ी नुकसान होते हैं। इशू ऑफ द सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, तो कहता है जो आपकी सोशल कॉस्ट वगैरह हैं वो भी बढ़ जाती हैं, जो आपकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो भी काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो जाती है। लॉस टू द रीजनल ग्रुपिंग, जो आपकी रीजनल ग्रुपिंग है उसमें भी आपका काफ़ी लॉस हो जाता है। वो कहता है इस बेसिस पर जो आपके जैसे कि SAS है, जैसे सारस है, नेफ्टी है, एशियंस है, इन सभी ट्रेड्स में क्या होता है ग्रुपिंग सिस्टम हो जाता है। उससे क्या होता है रीजनल ग्रुपिंग जो होती है वो भी ख़त्म होती चली जाती है, क्योंकि इसमें कुछ कंट्रीज़ आती हैं जैसे सारस है उसमें कुछ हैं, नेफ्टा में भी कुछ हैं, एशियन में भी कुछ हैं, तो सिर्फ वही कंपनीज़ की ही क्या रहती है इन्वॉल्वमेंट रहती है, बाकी सारी कंपनीज़ का क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस टू सर्विस सेक्टर्स, जो आपके सर्विस सेक्टर्स हैं उसको भी काफ़ी डिसएडवांटेजेस इसमें मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे कि आपका सर्विस सेक्टर्स में क्या आती है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, एजुकेशंस आती हैं, जिनकी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती, और उसकी वजह से क्या होता है जो आपके इंडिनियस इंडस्ट्रीज़ होती हैं या इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपके सर्विस सेक्टर्स के, उनको ग्रेजुअली जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो नहीं मिल पाती। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इंक्रीज़ हो जाता है। वहाँ पर भी आपकी, क्योंकि एमएनसीज कंपनियाँ आती हैं वो इतनी ज़्यादा कैपिटल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजीज़ लेकर आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी लेवल पर जो है कंट्रीज़ की ख़त्म होती चली जाती हैं।
अब हम करेंगे एडवांटेजेस क्या हैं। तो कहता है जो आपका WTO है उसके सबसे ज़्यादा है कि इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम WTO के थ्रू बिना किसी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के हम अपने ट्रेड को अच्छी तरह से कर सकें। इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, जो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ के गुड्स वगैरह हैं या फूड ग्रेन्स वगैरह हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उसके थ्रू हम इसको इंक्रीज़ करके बेनिफिट्स लेते हैं। तीसरा होता है इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आपकी ट्रिम है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें जितनी भी आपकी बैरियर्स हैं, जितने भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, चाहे वो आपकी किसी भी ब्रांच ऑफ इंडिया से हैं, LG से हैं, सैमसंग से हैं, सोनी से हैं, वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन सर्विसेज, जितनी भी आपकी सर्विस सेक्टर में WTO में जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स आप कर पाते हैं, वो सारी की सारी जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी से है, बैंकिंग से है, इंश्योरेंस से है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से है, वो बेनिफिट्स आप इसमें ले पाते हैं। उसके बाद आपका आता है बेनिफिट फॉर द क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो आपका बेनिफिट्स मिलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह से या क्लॉथिंग वगैरह से, उसके भी बेनिफिट्स आपको मिल पाते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज़ में जो आपकी मल्टी फाइबर्स जो आपके एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि रेडीमेड्स गारमेंट्स वगैरह है उसका करना, या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है, या कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या विड्रॉल्स ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द एनकरेजमेंट ऑफ द टेक्सटाइल है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, उनके भी बेनिफिट्स आप कर पाते हैं। इनफ्लो ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो आपके बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी इंक्रीज़ होता रहता है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर। जो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल पाता है। बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड जो सिस्टम है आपका, उसका भी आपको प्रॉपर रूप से बेनिफिट्स जो है वो आपका मिल जाता है। उसके अलावा रिसर्च वगैरह को भी, पेटेंट्स वगैरह को भी आप बहुत अच्छी तरह से इसमें प्रमोट कर पाते हैं। जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है या नई नई आपकी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं या वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स हैं, वो भी आपके अच्छे जो है इससे ग्रो कर पाते हैं और अच्छी जो आपको है इसकी नॉलेज मिल पाती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलता है, अच्छी प्रोडक्शन कर पाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो है आपकी डंपिंग वगैरह की, वो भी सारी इसके थ्रू हो जाती है। जो आपकी फॉल्स अपर्शंस अगेंस्ट होती है WTO, वो भी आपकी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। मीन जो भी आपके मिसकंसेप्शंस होते हैं WTO को लेके, वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि जो आपकी नॉन डिस्टरेंस ऑफ द होती हैं या नो नीड्स ऑफ द इंक्रीज ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स वगैरह है, वो चीज़ें भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। कोई फियर नहीं रहता, कोई कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती, कोई रिडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं रहता। मीन ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेस इन फुलफिलमेंट ऑफ द इंडियंस कमिटमेंट्स टू WTO। मीन आप जो हमारी इंडियन है वो WTO की प्रोग्रेस के लेके कौन कौन से कमिटमेंट करती है। जैसे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर को रिमूव कर देती है, पेटेंट्स एक्ट्स में उसने अमेंडमेंट्स कर दिए, सुई जेनरस सिस्टम अप्लाई कर दिया। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसीज़न खुद जो है वो नेशनल लेवल पर ही ले लेती है और कंपनी के नेशनल बेनिफिट्स के लिए ही ले लेती है। तीसरा होता है कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क हैं, उनके भी डिज़ाइनिंग्स वगैरह जो है उनके लिए भी प्रॉपर एक्ट बना दिया, प्रॉपर उनके सेक्शंस बना दिए। जोग्राफिकल इंडिकेशंस भी कर दिया कि इतने एरिया के अंदर है, इतने आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, इस एरिया से करना है, इस बंदरगाह से करना है, ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें जैसे है फिक्स कर दी गई। जैसे और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी आपने रजिस्टर्ड कर दिया जोग्राफिकल, जैसे कि ये आपका जापान से बना हुआ है, ये इंडिया का है, ये USA का है, जैसे लिखा होता है कांचीपुरम सिल्क है, मैसूर है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दी। और जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होते हैं, ट्रिम्स वगैरह हैं, उनको भी आपने क्या कर दिया, जो 100% फॉरेन इक्विटीज़ वगैरह है उसमें पार्टिसिपेशन रोल जो है वो एडवांटेजेस है, टी है, पावर है, ऑयल रिफाइनिंग वगैरह है, उसको भी आपने कर दिया। जो जनरल एग्रीमेंट्स हैं उसको भी आपने इस लेवल पर अलाउ कर दिया। उसके बाद आता है रोल ऑफ द WTO ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। वो कहता है इंटरनेशनल ट्रेड में WTO का क्या रोल है। सबसे पहले शिफ्ट फ्रॉम द ब्रिलेटरी ट्रेड्स ऑफ द मल्टीनेशनल ट्रेड। जो ब्रिलेटरी ट्रेड्स ऑफ द मल्टीनेशनल ट्रेड है उसमें 2 कंट्रीज आती हैं। वो कहता है जो ट्रेड एमंग मैनी नेशंस होता है उसको करते हैं। वो कहते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। उसके अलावा जो चेंज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है, जैसे कि आपका बेसिकली आप मेनली ज़्यादातर गुड्स वगैरह में करते हैं, सर्विसेज वगैरह में करते हैं, तो उसमें आपका गेट है, WTO वगैरह है, उसमें आपने
इन सर्विसेज को, इन मेंबर्स ऑफ नेशंस को आपने काफ़ी फ्री फ्लो सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स हुए। इसमें शिपिंग है, टेलीकम्युनिकेशन, बिजनेस आउटसोर्सिंग वगैरह, उन सभी को आपने इसमें बेनिफिट्स दिए। सेटलमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको भी आपने दिया यहाँ पर बेनिफिट्स। मीन जो आपका DSB है, डिस्प्यूट्स आपने इसमें कोई भी होता है तो 6 मंथ के अंदर आप उसकी रिपोर्ट तैयार करके 3 महीने में आप उसका रिजल्ट बताएंगे। एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स वगैरह है, WTO वगैरह का है, एग्रीकल्चर इनपुट्स वगैरह है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, वो 10% जो आपकी मार्केट प्राइस होती है उस पर आप सब्सिडीज़ देना। जो आपका एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड टेक्सटाइल ऑफ द क्लोथिंग वगैरह है, जैसे कि मल्टी फाइबर्स है, MFA है, या MFA एग्रीमेंट्स है, या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इम्पोर्ट ऑफ द टेक्सटाइल, और इसी के बेसिस पर आपने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको आपने बढ़ावा दिया। इसके अलावा आपकी डंपिंग वगैरह आती हैं, जो कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में अपने कंट्री में महंगे में बेचकर और बाहर ज़्यादा सस्ते में बेचते हैं, जिसकी वजह से डंपिंग आ जाती है, उसको भी आपने बैरियर ला दिया। उसके अंदर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको भी आपने रिमूव कर दिया, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड है, नॉन टैरिफ से हैं। उसके बाद आता है आपका चैलेंज बिफोर WTO। वो कहता है अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन। वो कहता है जो आपकी डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनको भी अपोजिशंस, प्रेशर जो होता है, मेनली बेसिकली इंडस्ट्रियल जो होती हैं, एसेंशियल है, जो आपकी असर्ट्स और ग्लोबलाइजेशन लेवल पर होती है, वर्ल्ड ट्रेड के लेवल पर होती है, उन चैलेंजेस को भी आपने रिमूव किया। उसके अलावा जो आपकी रजिस्टर्ड ट्रेड ग्रुपिंग होती है, जैसे नेफ्टा है, फेफ्टा है, EU है, एशियन है, इसमें कुछ कंट्रीज ही शामिल होती हैं। तो कहता है इन कंट्रीज़ को ही सिर्फ उसका बेनिफिट्स मिले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि WTO भी कुछ इस तरह का करे जिससे कि जो ये नेफ्टा के बेनिफिट्स हैं वो इन्हीं सिर्फ 5 कंट्रीज़ को ना मिलकर किसको मिले, सभी को मिले। तो इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से कंडक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी नवंबर 2001 में, जिसको कि दोहा कॉन्फ्रेंस या दोहा कमेटी के नाम से जाना गया, जिसके अंदर 144 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको 144 मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वही चीज़ें हैं जो आपकी कमियाँ थी इसमें WTO में, उनको रिमूव करने से रिलेटेड आपके जो मेजर्स हैं वो उठाए गए, जैसे कि आपकी फूड सिक्योरिटीज़ वगैरह से है, या आपका मान लो डंपिंग वगैरह होता है उसको ख़त्म करना, या जो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह हैं उनका टैरिफ वगैरह ख़त्म करना, या जो आपकी एंटी डंपिंग वगैरह है उनको, ये सारी चीज़ें। तो इन तरीके के जो है एक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा बनाया गया और उस एजेंडा के बेसिस पर ही काम किया गया। इसके अलावा एक मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसको कि ब्यूनॉस एयर्स मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस बोला गया, जो कि 10 दिसंबर 2017 से लेकर 13 दिसंबर 2017 के बीच में कंडक्ट की गई। इसमें 164 मेंबर्स जो थे वो थे इसके अंदर। इन मेंबर्स ने क्या किया, हाईलाइट एंड सभी पॉइंट्स को, और उसी पॉइंट्स के बेसिस पर उन्होंने एक प्रॉपर एग्रीमेंट तैयार किया, और जिसमें कि जितने भी आपके WTO के मेंबर्स थे उन सभी की कंसेंट को शामिल किया गया। उसके बाद गेट और WTO में क्या है, गेट जो है वो फर्स्ट आया था, WTO उसके बाद आया है। गेट जो है वो लेस पावरफुल है, WTO जो है वो मोर पावरफुल है। गेट में जो होता है नॉन प्री डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द टाइम ऑफ होल्डिंग द सेशन, लेकिन WTO में ऐसा नहीं होता, इसमें 2 ईयर का होता है। गेट में कोई भी सेक्रेटरियल मैनेजमेंट या डायरेक्टर जनरल नहीं होता, WTO में ये दोनों होते हैं। ट्रिप और ट्रिम जो है वो कोई भी गेट में पार्टिसिपेटिंग नहीं होता, लेकिन WTO में ट्रिप और ट्रिम दोनों का रोल होता है। जो आपका गेट है वो टाइम बाउंड नहीं होता, उसमें कोई भी डिसीजन, इसमें टाइम बाउंड डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये आपका था भाई डिफरेंस और चैप्टर ओवर। इसको बेटा आप कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पर्सनली आप बात कर लीजिएगा।